नमस्कार दोस्तों, विनायक क्लासेस प्रयागराज के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को बिल्कुल पता होगा कि अपनी जो सीडीपी की क्लास है वो बिल्कुल सिलेबस के अकॉर्डिंग चल रही है, जिसमें हम लोगों ने तकरीबन 12 क्लास को पूरा कंप्लीट कर लिया। आज दोस्तों आपका 13वें नंबर का क्लास है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम लोग विस्तार से चर्चा करने वाले हैं वीएफ स्किनर साहब के बारे में, क्योंकि इन्होंने जो सिद्धांत दिया था उसके बारे में हर बार आपसे 1 से 2 क्वेश्चन आपके सीटेट एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो चलिए बिना किसी देरी के आज की इस क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले सिर्फ आपसे एक ही गुजारिश है कि आप सभी लोग बिल्कुल वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और अपने साथ में पेपर और पेन लेकर के बैठें, जिससे कि आपको जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मिलते जाएं उन्हें आप साथ साथ नोट डाउन करते जाएं, जिससे कि आपको एग्जाम के समय में रिवीजन करने में थोड़ी सी सहूलियत मिल सके। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के आज की इस क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं, जिसमें हम लोग सबसे पहले क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत के बारे में देख लेते हैं। दोस्तों, ये आपको कई नामों से आपके सीटेट एग्जाम में देखने को मिल जाता है, तो आपको बिल्कुल भी भ्रम में नहीं पड़ना है। यानी कि दोस्तों, क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत कभी कभी आपको नैमित्तिक अनुबंधन का सिद्धांत, कभी कभी कार्यात्मक प्रतिबद्धता का सिद्धांत और सक्रिय अनुबंधन का सिद्धांत व अभिक्रमित अनुदेशन के सिद्धांत के नाम से भी आपको मिल जाता है। तो अगर आपसे ये चारों पांचों नामों में से कोई भी नाम ले ले तो आपको उत्तर बिल्कुल ये मान के सही करना है कि आपसे ये क्रिया प्रसूत अनुबंधन के सिद्धांत के बारे में पूछ रहा है। तो उम्मीद करते हैं कि ये चारों पांचों नाम जो है आप बिल्कुल नोट डाउन करके रख लिए होंगे, क्योंकि जब यहाँ पर आपको बिल्कुल फंसाना होता है तो ये अलग अलग नाम दे करके आपसे क्वेश्चन पूछ लेता है। बात करें दोस्तों क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत के बारे में, तो देख सकते हैं कि इसके जो प्रवर्तक थे वो हार्वर्ड विश्वविद्यालय के मनोवैज्ञानिक प्रोफेसर वीएफ स्किनर साहब थे। इन्होंने अधिगम की प्रक्रिया को समझने के लिए अनेक पशु पक्षियों पर अपना प्रयोग किया था, परंतु चूहे और कबूतर पर किया गया प्रयोग जो है इनका सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। यानी कि दोस्तों कभी कभी आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि जो वीएफ स्किनर साहब थे वो किस पशु पक्षियों पर अपना प्रयोग किए थे, तो आपको उत्तर में बिल्कुल सही करना है कि ये सबसे पहले अपना प्रयोग जो है वो चूहे पर किए थे और दूसरे नंबर पर ये कबूतर पर किए थे, और यही इनका जो है सबसे महत्वपूर्ण प्रयोग माना जाता है। आगे देख सकते हैं कि वीएफ स्किनर ने सबसे पहले अनुक्रिया पर जोर दिया, यानी कि जो क्रिया के बदले प्रतिक्रिया होती है उस पर इन्होंने जोर दिया। इसी कारण देख सकते हैं कि इसे जो है क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत भी कहा जाता है। इन्होंने अपना पहला प्रयोग जो है वो चूहे पर किया और उसके बाद कबूतर पर किया। ये चीज़ें मैंने आपको बिल्कुल बता दी है। तो कभी कभी आपसे ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि वीएफ स्किनर साहब जो थी वो सबसे पहला प्रयोग अपना किस पर किए थे, तो उत्तर में आपको बिल्कुल ये सही करना है कि इन्होंने सबसे पहले अपना प्रयोग जो है वो चूहे पर किया था और उसके बाद कबूतर पर किया था। तो उम्मीद करते हैं कि इतनी सारी चीज़ें बिल्कुल आपने नोट डाउन कर ली होंगी। आप दोस्तों केवल इसको कहानी की तरह सुनते जाइए, आपके उत्तर जो है वो बिल्कुल सही होते चले जाएंगे, क्योंकि जब आप एग्जाम में बैठेंगे तो ये सारी चीज़ें बिल्कुल आपको याद आती चली जाएंगी। वहीं पर दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं कि इन्होंने अपना जो प्रयोग था जो चूहे पर किया था वो देख सकते हैं कि एक बॉक्स था और उसमें इन्होंने एक लीवर लगा रखा था, और यानी कि जब चूहा लीवर को दबाता था तो उसको अपना भोजन मिल जाता था, यानी कि वो लक्ष्य तक बिल्कुल पहुँच जाता था। कैसे पहुँचता था, अगर हम लोग इसकी विस्तार से चर्चा करें तो देख सकते हैं कि इनका जो प्रयोग था वो चूहे पर था। इन्होंने देख सकते हैं कि अपना प्रयोग जो है एक चूहे पर किया था। अब हम लोग अगर विस्तार से चर्चा करें इनके प्रयोग के बारे में, तो देख सकते हैं कि स्किनर ने अपना जो प्रयोग था एक चूहे पर किया। उन्होंने एक बॉक्स लिया और उसमें एक चूहा बंद कर दिया, जिसमें एक लीवर लगा हुआ था और एक छिद्र भी था, यानी कि जब लीवर दबता तब खाना आ जाता था। कुछ समय पश्चात चूहे को भूख लगी और वह इधर उधर घूमने लगा। अचानक से उसका पैर जो है वो लीवर पर लगा और उसके लिए उस छिद्र से भोजन आ गया। उसके बाद उसने इस क्रिया को दोहराया और खाना दोबारा आ गया, अर्थात चूहा जब भी प्रतिक्रिया करता तो उसको खाना मिल जाता। इसे ही क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत कहते हैं। यानी कि दोस्तों इस कहानी से आपको बिल्कुल ये समझ में आ गया, इस प्रयोग से आपको बिल्कुल ये समझ में आ गया कि जो चूहा है वो एक बॉक्स में बंद था और उस बॉक्स में एक लीवर लगा था और उस बॉक्स में एक छिद्र भी था। यानी कि जब चूहे को भूख लगती थी वो इधर उधर भटकता था और अचानक से उसका जो पैर है वो उसके लीवर पर लग जाता था, तो जो बॉक्स है वो खुल जाता था और भोजन चूहे के सामने आ जाता था। तो इस तरीके से जब चूहा बार बार ये चीज़ें करता था तो उसे बार बार भोजन मिल जाता था, अर्थात वो धीरे धीरे चीज़ों को सीख गया था कि जब हमें ये भूख लगेगी तो हमें ये लीवर दबाना है और भोजन हमारे पास आ जाएगा। तो देख सकते हैं कि इन्होंने इसी कारण से प्रतिक्रिया पर बिल्कुल जोर दिया, यानी कि चूहा जो है वो बार बार ये प्रतिक्रिया करता था और उसे भोजन मिल जाता था। इसी कारण इसे हम क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत भी कहते हैं, यानी कि क्रिया के बदले जो है वो प्रतिक्रिया मिलती है। अगर बात करें इससे हमको क्या निष्कर्ष निकलता है, तो देख सकते हैं कि इस प्रयोग से हमें यह सीखने को मिलता है कि पहले अनुक्रिया होती है, बाद में उद्दीपन यानी कि स्टिमुलस मिलता है। जैसे जैसे पुनर्बनन मिलता है वैसे वैसे सही अनुक्रिया करने और लक्ष्य तक पहुँचने की प्रक्रिया जो है वो तीव्र हो जाती है। अतः सीखने की अनुक्रिया में पुनर्बलन का विशेष महत्व होता है। अब ये पुनर्बलन क्या होता है, अगर हम इसके
बारे में विस्तार से चर्चा करें तो देख सकते हैं कि पुनर्बलन वो चीज़ होता है कि जिस उद्दीपक को देने से अनुक्रिया करने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं, उसे हम पुनर्बलन कहते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि कक्षा में उत्तीर्ण होने पर पिता द्वारा मोबाइल देना आदि, ये सभी जो है वो पुनर्बलन होता है। यानी कि अगर आप मान लीजिए कक्षा में उत्तीर्ण हो जाते हैं और आपके पिताजी आपको खुश होकर के मोबाइल दे देते हैं, तो कहीं न कहीं आपके अंदर एक जो है पुनर्बलन जागृत होगा, आप चीज़ों को और भी बेहतरीन करने का प्रयास करेंगे। अब दोस्तों पुनर्बलन की बात करें तो ये आपका 2 प्रकार का होता है। अगर हम इसकी विस्तार से चर्चा करें तो देख सकते हैं ये भी आपका सीटेट के एग्जाम में बार-बार पूछ लिया जाता है कि सकारात्मक पुनर्बलन क्या होता है और नकारात्मक पुनर्बलन क्या होता है। बात करें सकारात्मक पुनर्बलन के बारे में तो देख सकते हैं कि यदि प्राणी को सकारात्मक पुनर्बलन दिया जाता है तो प्राणी क्रिया को दोहराता है, जैसे कि भोजन हो गया, प्रशंसा हो गया, नौकरी हो गई इत्यादि। अगर आप उसे पुनर्बलन जो है वो सकारात्मक रूप से देते हैं तो वो चीज़ों को बार-बार दोहराएगा, बार-बार करेगा, जिससे वो बार-बार अपने लक्ष्य तक पहुँचेगा और चीज़ों को अच्छे तरीके से सीख जाएगा। जबकि अगर हम नकारात्मक पुनर्बलन की बात करें तो देख सकते हैं कि यदि आप प्राणी को नकारात्मक पुनर्बलन देते हैं तो प्राणी जो है वो क्रिया को नहीं दोहराता है, यानी कि वो बिल्कुल डर जाता है। जैसे आप उसे मान लीजिए डाँटते हैं, दंड देते हैं या फिर काम को करने के लिए बार-बार मना करते हैं, फ़ोर्स करते हैं, तो चीज़ें कहीं न कहीं उसको नकारात्मकता की तरफ ले जाएँगी, जिस वजह से जो है वो प्राणी बार-बार उस चीज़ों को करने से डरेगा और वो चीज़ों को अच्छे तरीके से नहीं सीख पाएगा। वहीं पर दोस्तों देख सकते हैं कि कभी-कभी आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि पुनर्बलन की कितनी अनुसूचियाँ होती हैं, तो आपको बिल्कुल उत्तर में सही करना है कि पुनर्बलन की जो होती है वो 2 अनुसूची होती है, यानी कि सतत पुनर्बलन अनुसूची और आंशिक पुनर्बलन अनुसूची। ये क्या होती हैं? अगर हम इनके बारे में विस्तार से चर्चा करें तो नंबर 1 पर आप देख सकते हैं कि सतत पुनर्बलन अनुसूची जो होती है, इसमें बालक जब क्रिया करता है तो उसे पुनर्बलन दिया जाता है, यानी कि प्रत्येक सही जवाब पर उसकी तारीफ करना या फिर प्रत्येक सही जवाब पर उसको कुछ न कुछ इनाम देना। जैसे मान लीजिए आप स्कूल में बच्चों को पढ़ा रहे हैं और कोई बच्चा हर प्रश्न का सही जवाब देता है तो आप उसे हर प्रश्न पर कुछ न कुछ इनाम देते हैं। जैसे मान लीजिए आप उसे पुस्तक देते हैं, आप उसे कलम देते हैं, तो ये आपका सतत पुनर्बलन अनुसूची में आ जाएगा। बात करें आंशिक पुनर्बलन अनुसूची में तो आप इसमें देख सकते हैं कि इसमें बालक जब सही क्रिया करता है तो उसे आप हर बार पुनर्बलन नहीं देते हैं, बल्कि आप किसी एक उत्तर पर ही उसे कुछ न कुछ पुरस्कार देते हैं। जैसे कि आप मान लीजिए किसी क्लास में बच्चे को पढ़ा रहे हैं और उससे आप 10 क्वेश्चन पूछते हैं और आप उसे 10 क्वेश्चन पर कुछ न कुछ इनाम नहीं देते, बल्कि आप उसे 2-3 प्रश्नों पर या फिर आप 1-2 प्रश्नों पर उसे आप इनाम देते हैं, तो ये चीज़ें आपकी आंशिक पुनर्बलन अनुसूची में आ जाएंगी। तो दोस्तों देख सकते हैं कि यहाँ पर जो वीएफ स्किनर साहब से जुड़े सिद्धांत थे उनके बारे में हम लोग विस्तार से चर्चा कर दी है। उम्मीद करते हैं कि चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आ गई होंगी और आप इसे नोट डाउन भी करके रख लिए होंगे। कल की दोस्तों जो आपकी क्लास होने वाली है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि कल दोस्तों हम लोग विस्तार से चर्चा करने वाले हैं वुल्फगंग कोहलर साहब के बारे में। तो आपसे सिर्फ एक ही गुजारिश है कि आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, जिससे कि कल की जो क्लास हम अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन जो है वो आप तक पहुंच जाए और आप उस क्लास को देख करके भी आप अपने सीटेट एग्जाम की तैयारी को और भी बेहतरीन कर सकें। दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आज की वीडियो आपको बहुत ही अच्छी लगी होगी। वीडियो यदि अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें, वीडियो को अपने उन दोस्तों के पास जरूर भी शेयर कर दें जो आपके साथ सीटेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले, क्योंकि यहाँ पर ऐसी वीडियो आपको हर रोज देखने को मिलती रहेगी। दोस्तों पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।